दिसंबर 31। अब्दुल के अपार्टमेंट से कार का फासला उससे कैसे अबूर किया, ये सिर्फ वो ही जानती थी। उसे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि अब्दुल ने उसे ईमान खराब करने वाली कहा था। गाड़ी की तरफ बढ़ते उसके कदमों में वासे लर्जिश थी और सांस तो अभी तक सीने में ही अटका था। ड्राइवर ने उसे आते देखकर दरवाज़ा खोला और वो किसी रोबोट की तरह गाड़ी में बैठ गई। जल्दी चलो, हम लेट हो रहे हैं, शाली ने ड्राइवर से कहा तो वो फ़ौरन बोल पड़ी। वापस चलो। बेकान की अंदाज था। उसकी नज़र गोद में रखे अपने हाथों पर जमी थी। शादी ने चौंक कर पीछे देखा। जो पहले ही उसके इतनी जल्दी वापस आने पर हैरान थी, अब उसकी उड़ी रंगत देखकर परेशान हुई। लेकिन मैम, हम तो कहा ना वापस चलो। वो इतनी ज़ोर से चीखी कि शाली गड़बड़ा गई। ड्राइवर ने गाड़ी वापस मोड़ ली। अब्दुल ने अपनी खिड़की से उसे गाड़ी में बैठते देखा था। फिर उससे गहरा सांस खारिज किया। गाड़ी फर्राटे भरती उसकी नसों से ओझल हो गई। आखिरकार एक लंबी मेहनत के बाद ईमान ने अपना प्रोजेक्ट आज पेश कर दिया था। बिलाशुबा उसका काम 27 पक्ष था। उससे बहुत मेहनत की थी और इसमें उसके प्रोफेसर का बराबर का हाथ था। उन्हें ईमान सही लगती थी। उनका मानना था अगर वो थोड़ी मेहनत मज़ीद करती तो बहुत आगे तक जा सकती थी। आज उससे कॉन्फ्रेंस हॉल में अपनी प्रेजेंटेशन पेश की थी और वो हैरान थी कितने बड़े बड़े प्रोफेसरों के बीच उससे ये कैसे कर लिया था। ये वो तजर्बा था जो उसे मार्सिल इंस्टीट्यूट में जॉब से मिला था। अगर उससे जॉब ना की होती, लोगों से बातचीत ना की होती, तो वो ये कभी ना कर पाती। जॉब इंसान में इत्मीनान लाती है और ये इत्मीनान ईमान में भी आया था। उसकी प्रेजेंटेशन के आखिर में हॉल तालियों से गूंज उठा था। उसके पास हर सवाल का जवाब था। वो बायो डाइवर्सिटी में ऐसे ही नहीं आई थी। उसे गुस्से ज़मानों तक से दिलचस्पी थी, तो फिर ज़मानों की मखलूक से क्यों ना होती। वो प्रेजेंटेशन देकर बाहर निकली तो उसका चेहरा तमतमा रहा था। वो इस वक्त पैरों को छूती सुरमई रंग की गर्म फ्रॉक पहने हुए थी। मोटे कपड़े की फ्रॉक जिसके ऊपर उससे स्याह ब्लेजर पहन रखा था, जो उसे ऑफिशियल लुक दे रहा था। सुरमई और स्याह रंग के स्कार्फ को सर पर ओढ़े वो भली लग रही थी और पैरों में स्याह जूते थे, स्याह लोफर्स जिसकी हील 1 इंच की थी। वो फ्लैट जूते नहीं पहनती थी, स्वाय स्नीकर्स के। उसके पाँव और एड़ियाँ फ्लैट जूतों में दर्द करना शुरू हो जाती थीं। यूनिवर्सिटी के शुरू के दिनों में जब उसके पाँव में मुसलसल दर्द रहने लगा तो डॉक्टर ने उसे हमेशा 1 इंच ऊंची आरामदेह हील वाले जूतों का मशवरा दिया। वो शराबें नहीं पहन कर आई थी। स्याह जूतों में अब उसके पाँव चमक रहे थे। उसकी फ्रॉक पाँव को छू रही थी। ये आम फ्रॉक जैसी नहीं थी, ये मैक्सी स्टाइल था। वो अच्छी ड्रेसिंग करती थी। उसकी पसंद कपड़ों के मामले में अच्छी थी। तुमने अच्छा काम किया है। ये जॉन था। उससे हैरत हुई थी कि वो अब तक यूनिवर्सिटी में क्या करने आता था। उसका एमफिल मुकम्मल हो चुका था। कायनात और अब्दुल उसके ही क्लास फेलोज थे और वो दोनों जा चुके थे। पर जॉन यहाँ क्या कर रहा था? ईमान ने भी जॉन से कभी अब्दुल्ला का नहीं पूछा। उसे यकीन था वो अपनी ज़िंदगी में खुश होगा। आज 15 मार्च थी। सर्दी की शिद्दत में वहाँ से कमी हुई थी। बाहर निकलकर उससे ब्लेजर यानी कोट उतारा। कोट ज़्यादा मोटा नहीं था, पर उससे अब गर्मी का एहसास होने लगा था। ये 15 दिन उससे जैसे बाहरी दुनिया से कटकर गुजारे थे। सवाए सलमा बेगम और प्रोफेसर, उससे किसी से इतनी बात नहीं हुई थी। मासिल से भी नहीं। वो बाकायदगी से उसे मैसेज करता था, खाना वक्त पर खाने की तलकीन करता और ख्याल रखने का कहता था। वो जैसे ओल्ड टाउन पहुंची तो वहाँ की गलियाँ देख कर उसे खुशी का एहसास हुआ। लास फालास त्योहार के लिए सारी गलियां सजी पड़ी थीं। स्पेनवी त्योहारों में से एक मकबूल तरीन त्यौहार वेलेंसिया में लॉस वेलास था। एक 5 दिन की स्ट्रीट पार्टी जिसमें शानदार आतिशबाजी और लाइट शोज होते थे, जिसका अहतमाम हर चीज़ को आग लगाने के साथ होता था। ओल्ड टाउन की तमाम गलियां निनोट से भरी पड़ी थीं। खूबसूरत निनोत जो देखने से ताल्लुक़ रखते थे। पथरीली ज़मीन पर वो कदम कदम आगे बढ़ रही थी, पैर कंधे पर जबकि अपना कोट बाजू पर डाले वो पुरशौक निगाहों से सब कुछ देख रही थी। इस त्यौहार की इब्तिदा गैर यकीनी थी। यानी किसी को नहीं पता था ये कब कहाँ से शुरू हुआ, लेकिन चंद अहम नज़रियात मौजूद थे। सबसे मशहूर वर्जन में कहा गया कि लॉस वेलास एक सदियों पुरानी वेलेंसाई रिवायत से आया है, जिसमें शहर की कढ़ाई यानी कारपेंटर पुराने सामान को जला देते थे जिसकी उन्हें ज़रूरत नहीं होती थी। सेंट जोसेफ के दिन से पहले पहले वो लकड़ी के नालात को भी जला देते थे
जो तेल की लैंपों को जलाने के लिए इस्तेमाल होते थे, जिनका इस्तेमाल उन्हें रात को काम करने के लिए करना था। शोलों में चलने वाले ये आलात बिल्कुल तोतों की शक्ल के होते थे, चूँकि ये त्योहार मौसमी बहार के आसपास मनाया जाता। इसलिए साल के इस मोड़ पर नए दिन ज़्यादा लंबे हो जाते हैं और सूरज की रोशनी के इजाफी घंटों का मतलब ये था कि बढ़इयों को देर तक काम करने के लिए तेल की लैंप की रोशनी की ज़रूरत नहीं होती थी। एक और नज़रिए का दावा है कि ये अमल कदीम ज़माने से ताल्लुक़ रखता था। इस कदीम रवायत से है कि सामी और सोलिस्टर्स यानी मौसमों की तब्दीली को मनाने के लिए आग लगाई जाती थी। इस ख़याल में लास वेगास मौसमी बहार का जश्न मनाने वाली आग की एक पुरानी रवायत से आता है। आखिर में एक पुरानी यूरोपीय रिवायत है जिसमें किसी चीज़ से शख्सियत की नुमाइंदगी करने वाली गुड़िया यानी नुनूद को आग में फेंकने से पहले बेलकुनियों या पोस्टों से लटका दिया जाता था। ये नज़रिया लॉस वेलॉस की तंज़िया नवैयत की वसाहत करता है, जैसा कि ये आज बनाया जाता है। अब लॉस वेगास की तकरीबात आर्ट की आरसी कामों में तब्दील हो गई हैं, जिन पर 22 सूरतों में लाखों यूरो लागत आती है। शहर के हर मोहल्ले में लोगों का एक मुंतज़िम ग्रुप होता है, कासल फॉलर के नाम से था, जो सारा साल फंडिंग्स करता ताकि पार्टी और डिनर के इनकाद का इंतज़ाम कर सके, जिसमें आमतौर पर मशहूर डिश पाइला बनाई जाती। हर कैसल फॉलोअर एक ऐसी ननूद तैयार करता था जिसे फाला कहा जाता है, जिसे आखिरकार जला दिया जाता था। एक कासिल फाइलर को कैसीमो वालेरिया भी कहा जाता है और इस वक्त वेलेंसिया में तकरीबन 400 रजिस्टर्ड हैं। वेलेंसिया तकरीबन 80 लाख की आबादी के साथ एक पुरसुकून शहर था, जिसका साइज सूखने से भी ज़्यादा हो जाता था। जब आग से मोहब्बत करने वाले 10 लाख से ज़्यादा लोग लॉस वेगास की तकरीबात की तरफ मुतवज्जा होते थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कीड़े शोलों की तरफ मुतवज्जा होते हैं। ये त्यौहार 5 दिन 15 से 19 मार्च तक जारी रहता था, लेकिन फ़िज़ा कुछ हफ्तों पहले बनना शुरू हो जाती थी, यानी यकम मार्च से शुरू होकर 19 मार्च तक जारी रहता था। एक गर्जदार आतिशबाज़ी का शो, जिसे मेस्किलिटा कहा जाना था, हर रोज़ सुबह 2 बजे मुनक्कद किया जाता था। प्लाज़ा में पटाखे अगले 10 मिनट तक ज़मीन को हिलाते थे, क्योंकि मेस्किलिटा बसरी की बजाय एक ऑडियो यानी समाती तजुर्बा था। 15 से 19 मार्च तक हर रात नाकाबिले यकीन बसरी आतिशबाज़ी का मुज़ाहरा भी किया जाता था, जो देखने से ताल्लुक़ रखता था। त्यौहार 15 मार्च को ला बालांटा के साथ शुरू हो जाता था, जब शहर के इर्द-गिर्द 700 से ज़्यादा न्यूड्स कठपुतली या गुड़ियाँ लगाए जाते थे और ज़्यादातर सड़कें ट्रैफिक के लिए मुनक़ता हो जाती थीं। बहुत से लोगों के लिए लॉस वेगास का बुनियादी मरकज़ न्यूज़ की तहलीक और तबाही था, जो पेपर मार्च गत्ते, लकड़ी या प्लास्टिक से बने हुए बड़े मुजस्मे होते थे। न्यूड्स इंतहाई जानदार लगते थे, यूँ जैसे वो बिल्कुल ज़िंदा हों और आमतौर पर किसी बदतमीज़ी, तंज़िया मनासिर और मौजूदा वाक़यात की अक्कासी करते थे। बहुत से न्यूज़ कई मंजिला लंबे होते थे और उन्हें वेलेंसिया के पार्कों, प्लाज़ों और चौराहों में उनके आखिरी मुकामात पर ले जाने के लिए क्रेनों की ज़रूरत पड़ती थी। हर फॉल की कसीर जुहदी कहानी बनाने के लिए कई न्यूज़ को एक साथ तरतीब दिया जाता था। अगले चंद दिनों में लोग शहर के इर्द-गिर्द चहलकदमी करते हुए, तख्लीकी शायराओं की फ़नकारी और मज़ाक की तारीफ़ करते हुए और हर गली के कोने पर बज़ाहिर फ़रोख्त होने वाली रवायती पेस्ट्रियों से लुत्फ़ होते थे। लोग इंतहाई मुस्तनद मुकामी तजुर्बे के लिए एक कप चॉकलेट के साथ वेलेंसिया क्लासिक बासा कद्दू के पकौड़े खाते पाए जाते थे। 19 मार्च को तमाम फालों को आग लगाने तक न्यूड्स अपनी जगह पर रखे जाते थे और उस दिन को ला करीमा जलाने वाला कहा जाता था। हर साल न्यूड्स में से एक न्यूड को मकबूल वोट के ज़रिए तबाही से बचाया जाता था। उसे न्यूड एनलेट माफ़ीशुदा न्यूड कहा जाता था और उसे गुज़िश्ता बरसों के दीगर पसंदीदा और बचे हुए न्यूड्स के साथ मुकामी फॉल्स म्यूज़ियम में नुमाइश के लिए रखा जाता था। रोज़ाना पटाखे के असराफ और न्यूड्स के जलाने के अलावा हज़ारों दीगर वाक़यात भी लास वेगास का हिस्सा बनते थे। त्यौहार में जाने वाले लोग शहर भर में बुलफाइट्स, म्यूज़िक की परेड, पायला मुकाबलों, फूलों की पेशकश
और खूबसूरती के मुकाबलों के एक वसी रोस्टर से लुफ्तंदोज़ हो सकते थे। आज 15 मार्च थी, यानी प्लांटा का आगाज़। 15 मार्च की रात सरगर्मियों से भरपूर रात होती थी। उस दिन फलास कमीशन शिफ्टों में काम करते थे, क्योंकि वेलेंसिया में बनाई गई तमाम न्यूज़ को 16 मार्च की सुबह तक चलाया जाना लाजमी था। यानी वो दिन होता था जब जज बेहतरीन लोगों को इनाम देते थे। यानी आज पूरी रात ओल्ड टाउन में आतिशबाजी होनी थी और ओल्ड टाउन से किसी एक न्यूड को जलाने से बचाया जाना था, और वो न्यूड म्यूज़ियम का हिस्सा बनने वाला था। उसके साथ जिनकी न्यूड काबिल सताइश होते, उन्हें मेयर की तरफ से इनाम दिया जाना था। वो कितनी ही देर ओल्ड टाउन की गलियों में घूमती रही और उससे भूख मिटाने के लिए स्ट्रीट फूड खाया। वो रंग बिरंगे न्यूज़ को देख रही थी। कहीं कोई जो खड़ा था, कहीं फेरी टेल्स की शहजादियाँ, कहीं बारबी डॉल्स, कहीं मारूफ शख्सियात, तो कहीं खौफनाक चुड़ैलें। ये सब देखकर ईमान की आंखें चमक उठी और वो उनके बनाने वालों पर हैरान होती थी। कहीं पर ढेरों न्यूड्स एक साथ काम करते किसी खास कहानी को पेश कर रहे थे। कहीं बूढ़े दादा दादी अपने पोते को पकड़े बैठे हुए थे। कहीं न्यूड सोचते तो कहीं उदास। कहीं रुपंसल अपने लंबे बालों के कट जाने पर दुखी, तो कहीं कोई मरमेड पानी से निकलकर ज़मीन पर फंस गई थी। वो रुक गई। ये वाकई एक मरमेड थी जो ज़मीन पर खौफसदा सी पड़ी थी। जाने कैसे वो समंदर से खुशकी तक पहुंच गई थी। उसके पास लोगों का हजूम था जो उसे हैरानी से देख रहे थे। ये मंजर न्यूड से बनाया गया था। वो हैरानी से देखने लगी। वो हर बार इस त्यौहार इसमें बनने वाले न्यूज़ को इतनी दिलचस्पी से देखती थी। वो एक स्ट्रीट फूड के स्टॉल के पास खड़ी पकौड़े खा रही थी। जब उसकी नज़र सामने पड़ी तो वह हैरान हुई। सामने ही मासिल सीने पे दोनों हाथ बांधे उसे ही देख रहा था। वो किससे आ गई। पिछले 3 घंटों में जाने उससे कितनी बार ईमान को फ़ोन किया था उसकी प्रेजेंटेशन पूछने की खातिर, और वो मैडम न्यूज़ इंजॉय कर रही थी। उससे फ़ोन उठाने की सहमत नहीं थी। वो हफ़्की से उसे देख रहा था। ईमान ज़बरदस्ती मुस्कुराई। वो रंगे हाथों पकड़ी गई और अब बाद में बहाना नहीं बना सकती थी कि वो यूनिवर्सिटी से लेट फ्री हुई। आखिरकार मासिल ने रोज़ को फ़ोन किया तो उससे कहा, आज 15 मार्च है। ईमान आपको ओल्ड टाउन की गली में भटकती मिलेगी। और ऐसा ही हुआ था। आधे घंटे की ख्वारी के बाद वो उसे पकौड़े खाती मिल गई थी। वो कितनी खुश थी, किसी बच्ची की तरह जो आसपास रंग बिरंगी गुड़ियाओं को देखकर खुश हो जाती हैं। वो सफ़ेद पैंट पर आसमानी रंग की बंद गले वाली शर्ट पहने हुए था, बाजू फोल्ड किए हुए था। ये जर्सी की शर्ट थी जिससे वो काफ़ी वजीह लग रहा था। कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? वो उससे करीब आया। वो फ़ोन बैग में था, पता नहीं चला। वो अब शर्मिंदा हो गई थी। हाथ में पकड़ा पकौड़ा हाथ में ही रह गया था। शाम के साए गहरे हो रहे थे। मासिल ने सर से पाँव तक उसे देखा। वो सुरमाई रंग पहने किस कदर दिलकश लग रही थी। उसकी रंगत नुमाया थी। जैसे जैसे शाम गहरी हो रही थी, रोशनियों का जहान उमड़ आया था। नौजवान आसपास मुख्तलिफ किस्म के बैंड बाजे बजा रहे थे। इससे पहले वो कुछ कहता बाजे की आवाज़ सुनाई दी और साथ ही आसमान पर आतिशबाजी शुरू हो गई। लोगों की हूटिंग भी साथ ही शुरू हुई। कान पर ये आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। चलें। मासिल ने पूछा तो वो अपने पकौड़ों की प्लेट वापस रखती उसके साथ चल पड़ी। वो दोनों ओल्ड टाउन ब्रिज के जाने जा रहे थे। टाउन के बीचों बीच न्यूज़ की तकरीब का आगाज़ हो चुका था। वो दिलचस्पी से आस पास से गुजरते लोगों को देख रही थी। तो अच्छा का मरकज़ उनके लिबास थे। इस तकरीब के लिए लोग खूबसूरत लिबास बनवाते थे। मर्दों का रिवायती लिबास स्याह पतलून और सफ़ेद कमीज़ और स्याह जैकेट से बदलकर रंगीन और बहुत सी सजावट के साथ एक रिवायती और तारीखी रोहा बन गया था। मर्द हज़रात रंग बिरंगे लिबास पहने घूमते थे। ये मलबूसात बहुत महंगे होते, लेकिन इतने नहीं जितने रेनेसांस फेयर्स, त्योहार की मलका और रॉयल कोर्ट के मलबूसात। ख़वातीन की रिवायती मलबूसात की कीमतें 2000 यूरो से 20,000 यूरो तक होती थीं। उनमें से कुछ खूबसूरती में हैरान कुन थे। उन्हीं औरतों को देख रही थी। फेरी टेल्स की शहजादियों की तरह लिबास पहने यहाँ की औरतें बहुत खूबसूरत लग रही थीं। ऊपर से उनके हेयर स्टाइल्स और जेवरात उन्हें किसी मलका से कम नहीं बना रहे थे। वो शायद इन सब में सबसे अलग लिबास में थी। सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि मासील भी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाकर ब्रिज की जाने बढ़ रहे थे, जहाँ लोग हाथ में रंग बिरंगी इलेक्ट्रिक लाइट्स थामे माहौल को अलग रंग बख्श रहे थे। तुमने बताया नहीं। गुफ्तगू आगाज मासिल ने किया। तुम अपने डैड से नफ़रत क्यों करती हो? वो रुक गया और पलटकर ईमान को देखा।
खूबसूरत रोशनियों के संगम में उसके चेहरे का रंग बदला। मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहती। उसका चेहरा सपाट था। उसके बदलते रवैये को देखकर मासिल को लगा उससे गलत सवाल पूछ लिया था। वो ब्रिज पर खड़े थे, आतिशबाजी जारी थी, लेकिन यहाँ वो अब एक दूसरे की बात सुन सकते थे। वो आसमान को देख रही थी। उसकी आंखों में अब पहले से चमक नहीं रही थी, बल्कि नमी की हल्की सी तह थी। वो गौर से उसके चेहरे को देख रहा था। तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बना यूनिवर्सिटी में? मतलब तुम अकेले कैसे घूम लेती हो? वो कभी कभी उसके अकेले रहने की आदत से हाइफ हो जाता था। रोज़ बिजी थी। ईमान ने बिना किसी तासुर के जवाब दिया। यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स? वो अच्छी लड़की थी, ऐसे कैसे हो सकता था कोई उसका दोस्त ना हो। ए माने। उसकी समाज से अब्दुल की आवाज़ टकराई। था ना एक अब्दुल। वो अभी तक आसमान को देख रही थी, जैसे वहाँ कुछ खोज रही हो। अब कहाँ है? उससे शादी कर ली। अगर दुख था भी तो उससे अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। ओह। वो बस इतना ही कह पाया। कभी कभी उससे बात करना इतना मुश्किल क्यों लगता था। ऐसा क्या हास था उसमें? जाने वो क्यों पूछ रहा था। ईमान ने चौंक कर उसे देखा, फिर मुस्कुरा दी। वो अच्छा था। क्या अच्छा था उसमें? वो सवाल जवाब कर रहा था। उसका किरदार। अब्दुल का सरापा चम से सामने आया। उसके सर पर हाथ रखे झुका हुआ कुछ कह रहा था, यूं जैसे वो उसके लिए बहुत काबिल एहतराम हो, और कभी जैसे छोटी सी बच्ची हो। उसकी बात सुनकर मासिल हंसिया। यानी तुम्हें नेक लोग पसंद हैं? अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। ईमान की बन में सुकड़ गई। इसमें गलत क्या है? उससे उल्टा सवाल किया। गलत कुछ नहीं, पर यह पुराना कॉन्सेप्ट हो चुका है। अपने लिए नेक पार्टनर ढूंढना जिसने कभी किसी को छोड़ा ना हो। वो ऐसे लोगों से चिढ़ता था। ये सबका साथी मामला है, आप किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते। वो खफा हुई, रुख फेर लिया। वो घूमकर उसके सामने आया। कहीं तुम्हें तो नेक इंसान नहीं चाहिए? थोड़ा खौफ था, थोड़ी बेयकीनी। वो पूछ रहा था, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। ईमान उसे देख नहीं पाई। वो बस होले से बड़बड़ाई। वो दोनों जहाँ न्यूड्स को जलाया जा रहा था, उस जाने पड़ गए थे। वो उन्हें जलते हुए देखना चाहती थी। दोनों के ज़हन में अलग अलग सोच थी, अपनी अपनी सोचों में सरगर्म। वो खामोशी से चलते रहे। उसका फ़ोन फिर से बजने लगा था। उससे कॉल उठाई। दूसरी जानिब सलमा बेगम थी। वह उन्हें बता रही थी कि उसका प्रोजेक्ट अच्छा गया था। फिर उससे अपने बाहर होने का बताया और फ़ोन बंद कर दिया, क्योंकि शोर की वजह से आवाज़ नहीं आ रही थी। वो अब अपने फ़ोन को देखने लगी। वो ऐसे मुको कम ही रिकॉर्ड करती थी, पर वो मीसू का सोच कर चलते न्यूज़ की वीडियो बनाने लगी, ताकि उसे दिखा सके। मासिल की नज़रें उसके चेहरे पर जमी थीं। वो उसे हमेशा से ही खालिस लगती थी, और वो चाहकर भी उसे छू नहीं पाता था। और अब भी उसके चेहरे के अजीब रंगों को देख रहा था। उसका गोल बदसूई चेहरा, चिन स्कार और बड़ी बड़ी आंखें, और उसका लिबास इस वक्त उसको कोई न्यूड ही बना रहा था, बिल्कुल एक गुड़िया। वो वीडियो बना रही थी जब उसे नोटिफिकेशन मौसूल हुआ। उससे नोटिफिकेशन बाहर से ही चेक किया। मिस्टर ग्रे ने कोई स्टेटस अपडेट किया था। उससे आईडी नहीं खोली। वो नोटिफिकेशन से ही जान गई थी क्या स्टेटस अपडेट हुआ था। सूरल नूर की आयत थी, हबीस औरतें हबीस मर्दों के लायक हैं, और हबीस मर्द हबीस औरतों के लायक हैं, और पाक औरतें पाक मर्दों के लायक हैं, और पाक मर्द पाक औरतों के लायक हैं। वो साकित सी खड़ी थी, नज़रें मोबाइल पे जमी थी। अकाउंट खोलकर मज़ीद आगे देखने की हिम्मत नहीं हुई। उसके आसपास चारों जानिब आग थी। वो इस वक्त इस आयत का मतलब समझ नहीं पाई। ईमान। मासिल ने उसे मोबाइल में गर्क देखा तो पुकारा। वो चौंकी। लोग ढोल पीट रहे थे, और फिर खामोशी छाई। ढोल और बैंड बाजों की आवाज़ रुक गई। मैं कोई पाक साफ मर्द नहीं हूँ, और ना ही मैं इस पे यकीन रखता हूँ। तुम हालिस हो, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर ना भी होती तो शायद मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे नज़दीक इन सब बातों का कोई वजूद नहीं है। जो कुछ है वो आज है, अभी है। वो कह रहा था, और न्यूज़ को आग ने पकड़ लिया। अब वो धक्कर धक्कर चलने लगे थे, और ऐसी ही आग ईमान को अपने वजूद के इर्द गिर्द महसूस हुई थी। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। चारों जानिब आग थी बस। मेरे नज़दीक ये सब नॉर्मल है, लेकिन शायद तुम्हारे नज़दीक मैं एक ज़नाकार हूँ। रबिश। वो ससाया हंसा, मजाक उड़ाती हंसी। लफ्ज़ सना का मजाक उड़ाता मासील तिबुत सांस, और खुद का मजाक उड़ाता अधम जबील। वो कितने आराम से बता रहा था, अपने सानी होने का ऐलान कर रहा था।
वो झूठ नहीं बोलता था, वो साफ को था, पर इतनी साफ कोई, और ये सच तो कत्ल करने जैसा था। हबीस मर्द हबीस औरतों के लायक हैं, और पाक औरतें पाक मर्दों के लायक हैं। उसके ज़हन में आयत के अल्फाज गूंजे। कौन थी वो? क्या वो इतनी हबीस थी कि उसे एक ज़ानी मिलता? या वो पाक मर्दों के लिए नहीं थी? उसका वजूद लर्ज़ गया। वो खूबसूरत गुड़िया चलने लगी। धड़, धड़, धड़। वो उसे देख तो रहा था, लेकिन उसके अंदर चलते तूफान से नावाकिफ था। अल्लाह जी! मैंने ऐसा कब चाहा था? लबालब आंखें भरने लगी। उसे सर उठाकर आसमान को देखा। इस बार वो आतिशबाजी नहीं देख रही थी। दूर बादलों के भरे आसमान के उस पार मौजूद साथ को पुकारा। मासिल समझने से कासिर था वो क्या कर रही थी। क्या मैं इतनी नापाक हूँ? आंसू पलकों की बाहर तोड़कर निकलने को तैयार था। पहले उससे फर्क नहीं पड़ता मासिल कौन था, क्या करता था, पर अब जब वो उसे अपना चुकी थी और जानती थी उसे छोड़ नहीं सकती थी, अब उसके काम उसके अमाल तकलीफ का बायस थे। और इंसान अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। सलमा बेगम के अल्फाज उसके समाज से टकराए। उसका सर झुक गया। शर्मिंदगी के बायस नाजुक वजूद अब लरसने लगा था। हाँ, वो खुद जिम्मेदार थी। उससे खुद चुना था मासिल को। अपने सामने खड़ा वो शानदार शख्स उसे इस वक्त बहुत बुरा लगा था। उसके साथ होने का मतलब ईमान को साफ समझ आ रहा था। उसके वजूद पर सवाल या निशान छोड़ रहा था। कौन थी वो? पाक या नापाक? हलक में कुछ अटक चुका था। तुम ठीक हो? वो उससे करीब हुआ, पर ईमान तब तक चल चुकी थी। उससे ईमान को छूना चाहा, उसका बाजू थामना चाहा। वो डर कर पीछे हुई, जैसे मासिल का वजूद उसे मसीह जहन्नम में धकेल देगा। ईमान? वो साकित हुआ। दूर रही मुझसे प्लीज। टूटा फूटा वजूद लिए वो टुपटुपाई आंखों से उसे देख रही थी। क्या हुआ है तुम्हें? वो परेशान था, जाने उससे फोन में क्या देख लिया था। आपका वजूद मेरे लिए जहन्नुम जैसा है। आपका होना जला रहा है मुझे। वो चिल्लाना चाहती थी, उससे बताना चाहती थी, पर अल्फाज गले में ही अटक गए। वो तेज़ी से उसके पास से निकलती चली गई। लोगों के हुजूम में वो भागते भागते अब उनकी निगाहों से ओझल हो चुकी थी। वो अकेला खड़ा रह गया था, अपनी शानदार शख्सियत लिए, बिल्कुल अकेला। शायद ये वो ज़माना नहीं था जहाँ साफ कोई काम आती। ईमान का वजूद जो उसके लिए नाकाबिले तहसीर था, वो पल पल रंग बदलती थी। न्यूड्स चल रहे थे, चल चल कर भुजकर नीचे गिर रहे थे, और वो भागती जा रही थी जहाँ मासिल का साया भी उसके आसपास ना होता। वो 4 साल साथ रहे थे। एफएससी के बाद हेज़ल मेडिकल कॉलेज चली गई तो अदम बायोटेक्नोलॉजी की जानिब आ गया। उसे सर्जन बनने में दिलचस्पी नहीं थी। वो 4 साल बहुत अच्छे से साथ रहे थे। लोग उन्हें कपल समझते थे, और अदम को इस पर एतराज़ नहीं था। हेज़ल उसे पसंद थी, और वो बाकी लड़कियों से अलग थी। अगर वो उसके पार्टनर बन जाती तो उससे कोई एतराज़ ना होता। वो उसे पसंद करने लगा था। वक्त के साथ साथ उसकी पसंदीदगी बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर हेज़ल बदलने लगी। वो मेडिकल कॉलेज जाने के बाद बहुत मसरूफ़ हो गई थी, और अब अदम को नज़रअंदाज करने लगी थी। अदम के कुछ और क्लास फेलोज़ जो हेज़ल के साथ थे, वो उससे अजीबोगरीब खबरें सुना रहे थे। उनका कहना था कि पहले ही साल में हेज़ल ने मेडिकल कॉलेज के टॉप डॉक्टर और प्रोफेसर को अपनी तरफ माइल कर लिया था। अदम ने सुना, पर यकीन न आया। फिर एक दिन वो हेज़ल से मिलने उसके कॉलेज गया तो हैरान रह गया। उसे हेज़ल को किसी आदमी के साथ उसकी गाड़ी में जाते देखा था। उससे कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। गुस्से और तकलीफ से उसकी हालत बुरी हो गई। वो 18 साल की थी, अपने फैसले खुद कर सकती थी। और फिर उसी शाम जब अदम ने उससे फ़ोन करके पूछा, तो हेज़ल ने साफ कह दिया कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहती है, किसी रिश्ते में नहीं बनना चाहती। अदम हैरान रह गया। ये वो हेज़ल नहीं थी जिसे वो जानता था। उसका दिल टूटा था। वो फिर से अकेला हो गया था, और इस बार चोट गहरी लगी थी। पहली औरत, पहला धोखा। वो ज़ख्मी था। उसके क्लास फेलोज़ जानबूझकर उसे जलाने के लिए हेज़ल की रोज़ की खबरें उसे सुनाते थे। वो अब फ़ोन बंद रखता, ज़्यादातर स्मोकिंग करता, और फिर से ड्रग्स लेने लग गया था। और फिर कुछ वक्त बाद उससे पता चला कि हेज़ल गायब हो गई थी। वो घर से भाग गई थी। उससे फ़र्क नहीं पड़ता था। जब वो उसे छोड़ चुकी थी तो जहाँ मर्ज़ी जाती, पर अधम के लिए ये बुरा हुआ था। उसे एक दिन हवेली के स्टोर रूम से पुरानी किताबें मिली, फ़लसफ़े की किताबें, नफ्सियात की किताबें, और उन किताबों ने उसके ज़हन को मज़ीद बदल डाला। किताबें जो आबाद करती हैं, और किताबें जो तबाह कर देती हैं।
वो अब हवेली में किसी की नहीं सुनता था। वो खुदसर और ज़िद्दी बन चुका था। कई बार उसे बड़े भाई अबू हनीफा ने समझाना चाहा, वो अपनी दुनिया में गुम रहता। उसने कॉलेज जाना भी छोड़ दिया था। उसके मुताबिक ये दुनिया रहने लायक नहीं थी। उसने ऐसा फ़लसफ़ा पढ़ा था जिससे उसको मज़ीद ब्रेन वॉश कर दिया था। उसे अब खुदा बुरा लगता था, अपना दुश्मन लगता था, जिससे इंसानों को दुनिया में सिसकने और तड़पने के लिए भेज दिया था। एक बार वो कई दिन गायब रहा। फिर सईद जबील को उसके रेड लाइट एरिया में होने की खबर मिली। वो उसे बरसी बारिश में वहाँ से निकाल कर लाए थे, जहाँ वो नशे में धुत था। यहाँ उसे रमशा मिली थी, जिसकी कहानी ने उसकी मोहब्बत का रुख बदल दिया था। सईद जबील को कभी सुकून का सांस नहीं आया था। पहले उनका अपना बेटा आरजे था, जिससे उनके नाक में दम करके रखा था, और अब सालों बाद अदम ने फिर से कहानी दोहराई थी। वो लोगों से लड़ता झगड़ता नहीं था, पर उसकी ड्रग्स लेने की आदत बुरी थी। उस रात अदम को जोरदार थप्पड़ पड़ा था। हनीफा भाई ने साफ कह दिया था कि अगर यहाँ रहना है तो खानदान की इज्जत का ख्याल रखना होगा, वरना। और फिर अगले दिन जब वो होश में आया तो अपने बिस्तर पर औंधा पड़ा था। सर में शदीद दर्द था। उसका फ़ोन बज रहा था। उससे बिना नंबर देखे फ़ोन कान से लगाया। हेलो अदम, ये मैं हूँ। 6 महीने बाद उसका फ़ोन आया था। वह हेसल की आवाज़ कैसे भूल सकता था। रॉन्ग नंबर। और हाँ, आइंदा मुझे कॉल मत करना। यू आर डेड फॉर मी। वो इस उम्र में थोड़ा जज्बाती था। और फिर कभी हेसल का फ़ोन नहीं आया। और फिर वो भी कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तान छोड़ गया, बिना बताए। वो जाने कहाँ चला गया था, बस ये लिख कर रख गया था कि उसे ढूंढा ना जाए। उसका अब यहाँ दम घुटता था। आसपास सब उसे अजीब नजरों से देखते थे, जैसे उसका अपनी मर्जी से जीना कोई बड़ा जुर्म हो। वो स्पेन आ गया। उससे कड़ी मेहनत की। उससे शुरू ही मुजस्समा साजी से किया था। और फिर 8 सालों बाद आज वो मासील दबुत के नाम से जाना जाता था। उससे जल्द शोहरत कमाई थी। सिर्फ 4 सालों में ही बुलंदियों पर पहुंच गया था। उससे ना सिर्फ मुजस्समागिरी में नाम कमाया, बल्कि वो बहुत पुरअसर शख्सियत बन गया था। उससे कभी पलटकर किसी की खबर नहीं ली। बाहर के तजुर्बे ने उसे जज्बाती से ज़्यादा समझदार बना दिया था। हज़ारों लड़कियां आई गईं, ना वो मोहब्बत कर सका और ना कोई रिश्ता बना सका। सिर्फ शनाया मिली थी, दोस्त के रूप में। और वो उससे दोस्त सी मानता था। और फिर 1 साल पहले उसकी ज़िंदगी में वो आई, उम्मे ईमान, जो अब उसे अपनी ज़िंदगी लगने लगी थी। वो ठंडे यकबस्सा फर्श पे लेटी थी। स्विमिंग पूल के पास आसमान तले चमचमाता मार्बल। सिल्क का छोटा सा शव हॉबी का लिबास पहने, बिना आसीनों के पिंडलियों तक आता सफ़ेद सिल्क का गाउन। उसकी नसें आसमान पर जमी थीं, जबकि सब्ज़ आँखों में आँसू थे, जो पलकों की बाढ़ तोड़कर बाहर निकलने को बेताब थे, पर वो निकलने नहीं दे रही थी। उसकी समात में अब्दुल के अल्फाज किसी हथौड़े की तरह लग रहे थे। उससे कभी सोचा नहीं था कोई शख्स उसके क़यामत है हुस्न को ईमान हराम करने की चीज़ कहेगा। क्या कुछ नहीं किया था उससे यहाँ तक आने के लिए। और उसने ज़िंदगी सिर्फ अपने बाप को अज़ियत देने के लिए चुनी थी। वो जिस ख़ानदान से थी, उसे उस ख़ानदान से नफ़रत थी। सुल्तान मलिक की बेटी थी वो, और उस ख़ानदान से आज़ाद होना चाहती थी। वो साकित लेडी थी, जबकि माज़ी किसी फ़िल्म की तरह उसके सामने चलने लगा था। उसकी माँ उसके पैदा होते ही मर गई थी। उससे होश संभाला तो एक बूढ़ी नैनी उसकी देखभाल करती थी। वो नैनी के साथ अकेली रहती थी। नैनी उसके खाने-पीने का ख़्याल रखती, उसे स्कूल ले जाती, वापस लाती। उसका बाप सुल्तान मलिक कभी-कभार ही आता था। वो डरी सहमी रहती। और फिर एक दिन उसका बाप उसे पाकिस्तान ले आया, अपने आबाई घर में, अपने ख़ानदान में जहाँ उसकी कोई जगह नहीं थी। उसके दादा और ताया ने खूब हंगामा किया। ये मेरी बेटी है, मैं इसे कहीं बाहर नहीं फेंक सकता। सुल्तान मलिक ने अपने घर वालों से कहा। उसकी एक और बीवी थी, हेज़ल की सुतीली माँ, और एक भाई। वो दोनों उससे नफ़रत की निगाह से देख रहे थे। ज़मान मलिक, उसके दाया, उनके 2 ही बच्चे थे। एक 12 साला उबैद मलिक और एक 4 साला कायनात, जो किसी गुड़िया जैसी थी और हेज़ल से 2 साल छोटी थी। वो खुद उस वक्त 6 साल की थी। 12 साला उबैद ज़हनी तौर पर मौसूर था। उसे ख़ानदान में एक शर्त पर अपनाया गया था। इस लड़की को इस खानदान में तभी जगह मिलेगी, जब इस लड़की की शादी मेरे उबैद से होगी। ज़मान मलिक ने अपने छोटे भाई सुल्तान के सामने शर्त रखी थी। अपने मासूर बेटे के लिए हेज़ल मलिक को अभी से मांग लिया था। वो नहीं जानती थी ये सब क्या था।
वो वहाँ आ तो गई थी, उसे कभी प्यार नहीं मिला था, सिर्फ़ एक कायनात से उसकी दोस्ती थी। कायनात भी डरी सहमी रहती थी, क्योंकि उनके घर की औरतों को इतनी ज़्यादा आज़ादी हासिल नहीं थी। जब वो 12 साल की थी और कायनात 10 साल की थी, हेज़ल की मंगनी कायनात के मासूर भाई से, जबकि कायनात की मंगनी हेज़ल के सौतेले बड़े भाई से कर दी गई थी। हेज़ल जल्द समझदार हो गई थी, उसे बस नफ़रत मिली थी और उसके अंदर नफ़रत बढ़ती जा रही थी। उसे अपने बाप से, अपने दादा से, अपने ताया से, यहाँ तक कि अपने सौतेले भाई से भी नफ़रत थी, और अपने मंगेतर को तो वो किसी खातिर में लाती ही नहीं थी। वो जैसे-जैसे बड़ी हो रही थी, ज़िद्दी और खुदसर बनती जा रही थी। उसे जवाब देने आते थे, वो पास से ही आती थी। उसे अक्सर घर के किसी न किसी मर्द के हाथों मार पड़ती रहती थी, पर वो मार खा-खा कर ढीठ हो गई थी। कायनात उसे समझाती कि ऐसा ना किया करो, पर वो किसी की नहीं सुनती थी। 15 साल के होते ही उसे पर्दा करने का कहा, पर वो नहीं मानी। वो भी सुल्तान मलिक की बेटी थी, ढीठ थी। उससे अपने सौतेले भाई से मार खाई, पर मानी नहीं, और फिर सबको हारना पड़ा। हेज़ल मलिक के सामने, उसकी ज़िद और खुदसरी के सामने। और फिर कहानी में मोड़ तब आया, जब उसे नए स्कूल में अजीब लड़का मिला। अदम जबील नामी ये लड़का बाकियों से अलग था। वो जल्द दोस्त बन गए। उसे अदम की सोच पसंद थी, बाकी रवायती मर्दों से अलग। अपनी मर्जी से जीने की ख्वाहिश करने वाला अदम उसके लिए परफेक्ट था, पर वो उससे अपनी ज़ाती ज़िंदगी कभी डिस्कस न कर पाई। वो उससे बता नहीं पाई कि जब वो बचपन में भूखी होती थी और रो रो कर अपने बाप को फ़ोन करती, जो ज़्यादातर मुल्क से बाहर रहता था, तो उसका बाप उसके लिए कुछ नहीं कर पाता था। उससे हमेशा नफ़रत सही थी, सवाए कायनात की जो उसे अज़ीज़ थी। और जैसे-जैसे वक़्त गुज़र रहा था, उसके रास्ते मज़ीद कठिन हो रहे थे। 18 साल के बाद ही उसका निकाह उबैद से हो जाना था, जो पागल था, जबकि कायनात का उसके भाई से। पर उससे पहले उसे यहाँ से निकलना था। उससे सबसे पहले ताई को अपनी जानिब किया। उसका रवैया बदलने लगा। उससे सोच लिया था उससे क्या बनना था, और अब वो यही कर रही थी, अदाकारी। उससे ताई को कहा कि मैं डॉक्टर बनकर सबसे पहले आपके बेटे का इलाज करूंगी। उससे आहिस्ता-आहिस्ता सबका भरोसा जीता, और फिर जब उसे मेडिकल में जाने की इजाज़त मिल गई, तो वहाँ सबसे पहले एक सीनियर डॉक्टर प्रोफेसर उस पर आशिक हुआ था। हेज़ल ने इस बात का फ़ायदा उठाया, अपना पासपोर्ट बनवाया। उस प्रोफेसर ने उसकी कीमत 1 रात माँगी थी। वो उसे मुल्क से बाहर भेजने के लिए राज़ी हो गया था, पर सौदा इज़्ज़त का था, सिर्फ़ 1 रात का। वो डर गई थी, घबरा गई थी। फिर उससे प्लान बनाया। कायनात ये राज़ जान गई थी, उससे किसी को नहीं बताया। तुम जाओ और आज़ादी से जियो। उससे हेज़ल को गले लगाया, और हेज़ल उस दिन कायनात को खुदा हाफ़िज़ कहकर कॉलेज आई। वहाँ से प्रोफ़ेसर के साथ बैठकर उसके साथ होटल गई। वो नहीं जानती थी, अदम उसे देख चुका था। किसी गैर मर्द के साथ होटल में एक लड़की क्या करने जाती है? पर वो प्लान बनाकर आई थी। अल्लाह ने सेहन दिया था, तो वो उसका इस्तेमाल करना जानती थी। आज सुबह 3 बजे की उसकी टिकट थी। उसे होटल जाते ही पहले अपने पासपोर्ट और टिकट का खुलवाया कि कहाँ रखे थे। किस कदर खौफनाक तजुर्बा था। प्रोफेसर उसका हाथ थामे बैठा था। उसके सामने ड्रिंक्स पड़ी थी, जिसमें उसे नज़र बचाकर नींद आवर दुआ मिलाई थी। इससे पहले कि उसके वजूद तक भर पाता, वो वहीं ठह गया। अगले 12-15 घंटों तक वो उठ नहीं सकता था। उससे रोते हुए बैग उठाया, पासपोर्ट वगैरह डाला, और निकाब लपेट कर वहाँ से निकल आई। शायद उससे पहली और आखिरी बार खुदा को याद किया था कि वो उसकी मदद करे, और बच-बचा कर निकल आई थी। वो फ्रांस चली गई थी, और यहाँ से उसका सफ़र शुरू हुआ था। वो अकेली थी, डरी हुई। वो अपना बंदोबस्त करके आई थी, उसे पता था उसे क्या बनना था। उसे मॉडलिंग करनी थी। उसे यहाँ आकर वेट्रेस की जॉब की। जाने क्या कुछ किया। लोगों से बचती फिरी। डर था उसे कोई ढूँढ ना ले, पर कोई नहीं आया ढूँढने। उससे अदम से राब्ते की कोशिश की, ताकि सच बता सके, पर वो उसके लिए मर चुकी थी। फ्रांस में 1 साल गुज़ारने के बाद वो स्पेन आई, जहाँ मुख्तलिफ जगह ऑडिशंस दिए। बहुत कोशिश की, पर हर जगह कीमत थी। बदले में एक ही चीज़ माँगी जाती थी, और वो थी इज़्ज़त। उसे उसका सौदा करना था, फिर जल्द अपनी मंज़िल तक पहुँच जाती, पर वो कर ना पाई। उससे पहली सीढ़ी से आगाज़ किया। वो एक मॉडल की असिस्टेंट बन गई। उसके हुस्न को देखकर उसे फ़ोटोशूट की पेशकश हुई, और उसे लगा कि उससे अपनी मंज़िल की पहली सीढ़ी पर कदम रख लिया था। फिर वो रुकी नहीं। जब वो टॉप की मॉडल बन गई,
तब एक दिन सुल्तान मलिक का फ़ोन आया। वो गुस्सा थे, नाराज़ थे और वो अब मतलबी बन गए थे। एक बाप अपनी बेटी को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। वो सब जानती थी, फिर भी अपने बाप से मुँह ना मोड़ सकी। और फिर एक दिन किसी तूफ़ान की तरह अब्दुल आया। जाने किस दुनिया से आया था, क्या करता था? वो सबसे अलग था अपने किरदार में। झगड़ालू था, गुस्से वाला था, लेकिन इज़्ज़त देना जानता था। वो उसे बचाने वाला था, उसकी हिफ़ाज़त करने वाला था। पहली बार मोहब्बत ने दिल पर दस्तक दी और फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो पूरी आबो-ताब से उसके दिल की तख्त पर तर्जुमान हो गया। हालाँकि वो किसी ऐमाने को ज़्यादा अहमियत देता था, तब भी उसकी मोहब्बत में कमी नहीं आई। वो जो चाहती थी, बन गई थी। उसने अपने बाप को जलाकर अपने ख़ानदान से सारे बदले ले लिए थे। वो उनकी पहुँच से दूर निकल आई थी। वो आसमान को छू रही थी, हॉलीवुड में काम कर आई थी। वो आम इंसानों से बहुत ऊपर चली गई थी। पर आज अब्दुल के लफ्ज़ों ने उसे आसमान से ज़मीन पर ला पटका था। वो धड़ाम से गिरी थी। वजूद कांच की तरह टूट फूट गया था। वो उसके लिए कुछ भी नहीं, सवाए ईमान हराब करने वाली चीज़ के।